नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे महर्षि भास के जीवन परिचय और इनकी जो 13 जो नाटक लिखे गए हैं इनके बारे में। और ये जो यहाँ पर जीवन परिचय और जो ये रचनाएं हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन महर्षि भास से ज़रूर पूछा जाता है। और इनकी जो ये 13 जो रचनाएं लिखी गई हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि भास के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं या किसका संबंध किससे है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप इसमें संस्कृत के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन जो है आपको मिलेगा यहाँ पर, इधर यहाँ पर साइड में जो कोने में जो सेटिंग्स, अब जो यहाँ पर इसका कुछ आइकॉन जो है बदल चुका है, कुछ सेटिंग वाले की तरह जो दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके आप आई बटन में पहुँच जाओगे। तो वहाँ पर जाकर आप हमारे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, या फिर जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो है घंटे वाला कोना है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसे ही आप यहाँ पर घंटे वाला जो कोना इसके ऊपर प्रेस करोगे तो ऑल वाला ऑप्शन आप उसे सिलेक्ट कर लें, तो जिससे जो आपको हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम वैकेंसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है वो डालते रहते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भास से है। यद्यपि भास का जो काल अद्यावधि निश्चित नहीं हो पाया है, लगभग जितने भी आचार्य हुए इनके निश्चित समय के बारे में या जीवन परिचय जो है उसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लगभग ही इनके बारे में अंदाज़ा जो है लगाया गया है। तो यहाँ पर भी भास का जो समय है इसके बारे में पूरा पक्का यहाँ पर नहीं है, लेकिन निश्चित ही लगभग ही माना गया है। तद्यपि इतना निश्चित है कि भास एक अत्यधिक प्राचीन कवि है और इनकी रचनाओं की भाषा का तथा उनका अंतरंग परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि वे कालिदास से भी पुरातन हैं। भास ने स्पष्ट रूप से अपने विषय में कुछ भी नहीं कहा है और अंतः साक्ष्यों और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर ही भास का जो समय है ये निश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। नंबर 1 में वामन ने, जो वामन आचार्य हुए हैं, इन्होंने भास के नाटकों से एक पद्य काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में उद्धृत किया है और वामन का समय माना गया है 8वीं शताब्दी। तो इससे यही हमें अंदाज़ा लगता है कि इनसे पूर्व हुए होंगे, क्योंकि जब इससे पूर्व हुए होंगे तभी इनके बारे में जिन्हें पता होगा, अगर बाद के होते तभी इनके बारे में पता नहीं होता। नंबर 2 रहेगा महर्षि बाणभट्ट ने भास का नाम अत्यधिक आदरपूर्वक उद्धृत किया है और बाणभट्ट का जो समय है ये 7वीं सदी माना गया है। तो अतः भास का इससे पूर्व होना निश्चित है। उसके बाद जो यहाँ पर रहेगा नंबर 3 में शूद्रक। महर्षि जो शूद्रक है इन्होंने मृच्छकटिक का निर्माण भास रचित चारुदत्त के आधार पर ही किया था। तो ये जो कवि और इनकी जो ये जो काव्य जो होते हैं, जो भी इनके द्वारा रचना ये की गई है, नाटक लिखे गए हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने इनको भी याद रखना है। तो शूद्रक ने लिखा था ये मृच्छकटिक, और इसका जो निर्माण है भास के द्वारा रचित चारुदत्त नाटक है, तो इसके आधार पर ही इसका ये लिया गया है। दोनों की आश्चर्यजनक समानता है और शूद्रक का जो समय है ये 4th सदी माना गया है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये इनसे पूर्व हुए होंगे। नंबर 4 जो यहाँ पर रहेगा अश्वघोष का एक श्लोक प्रतिमा नाटक के एक श्लोक के साथ शब्दतः और अर्थतः साम्य रखता है। तो शब्द के रूप में भी और अर्थ के रूप में भी इन दोनों में मेल है, ये समान है। तो अश्वघोष का काल जो 78 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है।
तो अतः भास 78 ईस्वी पूर्व हुए होंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नंबर 5 में महाकवि कालिदास। इन्होंने भास का आदरपूर्वक स्मरण किया है और कालिदास का समय ईस्वी पूर्व प्रथम सदी स्वीकार किया गया है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि इनसे पहले हुए होंगे। नंबर 6 रहेगा नाटक चक्कर के संपादक स्वयं गणपति चंद्र ने भास को ईस्वी पूर्व तृतीय सदी में माना है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 श्लोक उद्धृत हैं। तो कौटिल्य जो है इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, तो इसमें 2 श्लोक उद्धृत हैं और इनमें से एक श्लोक प्रतिमा नाटक का है। यदि श्लोक किसी स्मृति ग्रंथ का होता तो कौटिल्य इति स्मृतो इस प्रकार उल्लेख अवश्य करते। इसके अतिरिक्त भास के नाटकों में जो सामाजिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है उसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र और जातक ग्रंथों से अत्यधिक समानता है। और कौटिल्य का समय चतुर्थ सदी ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इसका अर्थ यही हो कि भास इनसे पूर्व हुए होंगे। नंबर 8 जो यहाँ पर आ जाता है भास। भास के ग्रंथों में अनेक अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होते हैं और पाणिनि महर्षि जो पाणिनि है इनका समय है 500 ईस्वी पूर्व। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो इन्होंने लिखा था, तो पाणिनि का समय है 500 ईस्वी पूर्व। तो इसका अर्थ यही हो कि भास 500 ईस्वी पूर्व से पहले के थे। नंबर 9 रहेगा महर्षि भास ने भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया है। तो महर्षि भरतमुनि के द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र, 5वां वेद भी इसको माना गया है। तो भरतमुनि का जो नाट्यशास्त्र है इनके नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया है, अतः भास भरतमुनि से पूर्व हुए हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 10 में प्रतिमा अविमारक शपनवादत्ता में निर्दिष्ट राजवंश प्राचीन है जो नंद और मौर्य वंश के समकालीन प्रतीत होते हैं। तो यह काल ईस्वी पूर्व 5वीं या 6वीं सदी माना गया है। उसके बाद आ जाता है नंबर 11 में डॉक्टर लेसनी आदि विद्वानों ने भास की रचनाओं में प्राकृत के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला था कि महर्षि भास कालिदास से प्राचीन है। नंबर 12 रहेगा भास के नाटकों का आधार ग्रंथ जो है रामायण और महाभारत है। वैसे तो लगभग जितने भी यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए हैं सभी ये तो रामायण से लिए गए हैं या फिर महाभारत से लिए गए हैं, कोई होगा जो इनसे अलग है। लगभग 99% जो है रामायण और महाभारत से ही सभी नाटक काव्य जो भी कुछ लिखे गए सभी इनसे लिए गए हैं। तो उदयन से संबंधित नाटक ऐतिहासिक घटनाओं पर आश्रित है। उदयन 6वीं सदी विक्रमी संवत पूर्व से संबंधित है। तो भास 6वीं सदी विक्रमी पूर्व होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नंबर 13 में प्रतिमा नाटक के वर्णन के अनुसार मृत महाराजाओं की प्रतिमा को देवालय में स्थापित किया गया है। तो मृत महाराजाओं की प्रतिमा तो उनको जो मंदिर हैं देवालय में स्थापित किया जाता है और इतिहास के अनुसार यह परंपरा ईस्वी पूर्व 6वीं सदी की है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नंबर 14 में नाटकों में भरतवाक्य में राज सिंह का नाम आया है। एक होता है नंदी और एक होता है भरतवाक्य। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं। तो नंदी का प्रयोग नाटक के शुरू में होता है जहाँ पर जैसे किसी देवता को स्तुति करते हैं, और भरतवाक्य जो इसका प्रयोग होता है लास्ट नाटक के अंत में जहाँ पर दी एंड जो लिखा होता है लास्ट में सबसे, तो उसे भरतवाक्य और शुरू में नंदी। तो नाटकों में भरतवाक्य में राज सिंह का नाम आया है, इसे संज्ञा नहीं माना जा सकता। कांड के इतिहास के अनुसार राज सिंह नामक राजा 6वीं सदी में हुए हैं, परंतु कालिदास और बाणभट्ट के द्वारा भास का नाम लिए जाने से भास को इतना अर्वाचीन सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भरतवाक्य में उल्लिखित राज सिंह कोई संज्ञा न होकर विशेषण शब्द है। तो उपयुक्त जो तथ्य है उनका विश्लेषण करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि महाकवि भास कालिदास से प्राचीन है और उनका स्थिति काल ईस्वी पूर्व 5वीं या 6वीं सदी होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर इनकी जो रचनाएं आ जाती हैं, गणपति शास्त्री ने नाटक चक्कर के रूप में जिन 13 रचनाओं का प्रकाशन किया है उनके
नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं, जैसे प्रतिमा, अभिषेक नाटक, पंचरात्र, मध्यम योग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूत वाक्य, उर्भंग, बालचरित, चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपनवास दत्तम। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 13 जो नाटक हैं ये लिखे गए हैं और 13 की 13 यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है। और एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 13 नाटक है कौन सा कहाँ से लिया गया है, जैसे कौन सा जो यहाँ पर रामायण से संबंध रखता है और कौन सा इसमें महाभारत से। तो रामायण से लिए गए हैं अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। महाभारत से लिए गए हैं मध्यम योग, उर्भंग, पंचरात्रम, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित। लोक कथा और लोक जीवन से जो लिए गए हैं ये अविमारक और दरिद्र चारुदत्त है। उदयन जो कथा है इस पर आश्रित है यहाँ पर प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपनवास दत्तम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इनके 13 नाटक हैं। अब आगे जो इनके बारे में बताया गया है। इन 13 रचनाओं को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नाटकीय संविधान की दृष्टि से, कथानक के आधार पर। नाटकीय संविधान की दृष्टि से आ जाते हैं इसमें एकांकी नाटक कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकांकी के अंतर्गत आ जाते हैं दूत वाक्य, मध्यम योग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उर्भंग, ये आ जाते हैं एकांकी में। और उसके बाद है रूपक नाटक का जो दूसरा प्रकार होता है रूपक। प्रतिमा, अभिषेक, पंचरात्र, बालचरित, चारुदत्त, अविमारक, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपनवास दत्तम। तो ये रूपक माने गए हैं। उसके बाद है कथानक के आधार पर। इस दृष्टि से इन नाटकों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो जैसे है यहाँ पर नंबर 1 में राम कथा, या आप कह सकते हैं रामायण। प्रतिमा, अभिषेक नाटक। महाभारत पर पंचरात्र, मध्यम योग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूत वाक्य, उर्भंग। भगवद कथा पर बालचरित, लोक कथा, चारुदत्त और अविमारक, और उदयन कथा, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपनवास दत्तम। तो इस प्रकार से इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो अब जब यहाँ पर हम इनके बारे में देख लेते हैं भास के जो 13 नाटक हैं। पहले नंबर पर रहेगा प्रतिमा नाटक। इस रूपक में राम का वनगमन तथा सीता के अपहरण से लेकर रावण के वध तक की घटनाओं का सुंदर वर्णन है। प्राचीन काल में राजाओं के देवकुल होते थे जिनमें मृत्यु के पश्चात राजा की प्रतिमा स्थापित की जाती थी और यह परंपरा इक्ष्वाकु वंश में भी प्रचलित थी। अतः इस नाटक से प्राचीन भारत में कला विषयक नवीन वृत्तांत का पता चलता है। और इस नाटक में दिखाया गया है कि केकई देश से लौटते समय राजकुमार भरत को देवकुल में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देखकर उनकी मृत्यु का आभास हो जाता है। तो इस नाटक के नामकरण के कारण भी यह प्रतिमा दर्शन है। तो ये आप समझ सकते हैं प्रतिमा दर्शन, तो जहाँ पर किसी की जो प्रतिमा मूर्ति जो होती है उसे स्थापित किया जाता था, तो इससे जो अंदाज़ा लगाया जाता था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस कारण से इसका नाम ये प्रतिमा नाटक है। अब जो आ जाता है यहाँ पर नंबर 2 में अभिषेक। इसमें है 6 अंक और इसमें राम के राज्याभिषेक का प्रमुख रूप से वर्णन है। इसके अतिरिक्त किष्किंधा, सुंदर, लंका के कथानक का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रतिमा तथा अभिषेक दोनों रूपों में बाल कांड को छोड़कर संपूर्ण रामायण की कथा आ जाती है। नंबर 3 रहेगा यहाँ पर पंचरात्रम। तो वैसे तो देखने से अलग रहा है कि इसमें 5 हो सकते हैं अंक, लेकिन इसमें 3 अंक बताए गए हैं। तो इसमें 3 अंक हैं और इसमें कवि ने महाभारत की कथा को कल्पना के आवरण में लपेट कर प्रस्तुत किया है। तो महाभारत से इसका संबंध है। अब यज्ञ की समाप्ति पर द्रोणाचार्य ने दक्षिणा स्वरूप पांडवों के लिए उनका हिस्सा दुर्योधन से मांग लिया।
बदले में राजा दुर्योधन ने शर्त रखी कि यदि पांडवों को 5 रातों के अंदर पता चल जाए तो मैं उन्हें उनका हिस्सा दे दूंगा। इस शर्त को द्रोण ने स्वीकार कर लिया और द्रोण के प्रयास से विराट नगर में पांडवों का पता चल जाता है। तब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य दे देते हैं। और इस नाटक की कथा महाभारत पर आधारित है और पांडवों को आधा राज्य दे दिए जाने की घटना कवि की कल्पना है। तो यह है पंचरात्र। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 4 में मध्यम वययोग, और यह क्या है? एकांकी नाटक है। ये आपने याद रखना है, एकांकी है। इसमें भीम के द्वारा एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा का वर्णन है। इधर भीम पांडवों में मध्यम है और उधर ब्रह्मपुत्र भी उस ब्राह्मण का मध्यम पुत्र है। वन में विचरण करते हुए एक राक्षस ब्राह्मण पुत्र को पकड़ लेता है। उसके करुण क्रंदन को सुनकर भीम उस राक्षस से बचा लेता है। यह इस नाटक का कथानक है। आपने जो ये सीरियल वगैरह में भी इसके बारे में जो देखा होगा, जिसमें एक राक्षस जो उसके पास भोजन के लिए एक व्यक्ति जाता था। तो इस प्रकार से जो है वो ब्राह्मण जो परिवार है उनकी रक्षा करता है। उसके बाद है नंबर 5 में दूत घटोत्कच। यह भी एकांकी है। इसकी कथा भी महाभारत की कथा पर ही आधारित है। इसकी कथा के अनुसार युद्ध में अभिमन्यु को षड्यंत्र पूर्वक मार दिए जाने के पश्चात श्री कृष्ण भीम पुत्र घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास भेजते हैं। दुर्योधन दूत घटोत्कच का अपमान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परस्पर वार्ता असफल हो जाती है। इसमें कल्पना का पुट अधिक है। इसके नामकरण का आधार घटोत्कच को दूत बनाया जाना है। तो दूत आप कह सकते हैं आज के समय में, चाहे तो आप उसे डाकिया कह सकते हैं। तो शांति वार्ता के लिए दूत को भेजा जाता था। नंबर 6 रहेगा कर्णभार। यह भी क्या है? एक एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण की दानवीरता का वर्णन है। यह भी महाभारत की कथा पर ही आधारित है और इस एकांकी में दान की पराकाष्ठा का चित्रण है। युद्ध में कर्ण की अपराजयता से चिंतित श्री कृष्ण के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र की रचना की जाती है। इसके द्वारा कर्ण से दान स्वरूप उसके कवच और कुंडल को मांग लिया जाता है। कर्ण छद्म वेशधारी श्री कृष्ण को सहर्ष कवच और कुंडल देते हैं। तो यह उनकी दानवीरता जो है उसको चेक करते हैं कि ये सच में ही दानवीर है या नहीं है, तो वो उसके जो कवच कुंडल ले लेते हैं। नंबर 7 रह गया यहाँ पर दूत वाक्य, और ये क्या है? ये भी एकांकी नाटक है। इसकी कथा वस्तु महाभारत की कथा पर ही आधारित है। कौरवों और पांडवों के मध्य शाश्वत विरोध जगत प्रसिद्ध था और उसे समाप्त करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं, परंतु दुर्योधन उनका अपमान करते हैं और दुर्योधन संधि प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और कटु वचन कहकर श्री कृष्ण को वापस जा लौटा देते हैं। इस प्रकार संधि वार्ता असफल हो जाती है। नंबर 8 रहेगा उरुभंग। यह भी क्या है? एकांकी नाटक है और इसका भी जो आधार है ये महाभारत है। इसमें भीम व दुर्योधन में गधा युद्ध दिखाया गया है। अंत में भीम दुर्योधन की जंघा पर गधा का प्रहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की जंघा का भंग होना ही इस एकांकी की मुख्य घटना है। ये जो दुर्योधन जो थे, इनको वरदान मिला हुआ था। इनका सारा शरीर एक, जैसे आप कंक्रीट कह सकते हैं, उसके समान था, लेकिन इनकी जो ये जंघा थी ये कच्ची थी और इनके बारे में इन्हें पता लग जाता है कि इनको कैसे मारा जा सकता है।
तो इसी कारण से ये इनकी जगह पर प्रहार करते हैं, क्योंकि अगर ये कहीं और पर मारते तो इनको मारना संभव नहीं था, क्योंकि एक वरदान के कारण जो इनको ये परापत हुए थे। नंबर 9 है बालचरित। इसमें है 5 अंक और यह क्या है, यह एक रूपक है। नाटक जो होता है उसी का दूसरा प्रकार होता है रूपक। इसकी कथा भगवत पर आधारित है और यह श्री कृष्ण के बालचरित से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की सभी मुख्य घटनाओं को दिखाया गया है। नंबर 10 रहेगा चारुदत्त नाटक। चारुदत्त क्या है, यह भी एक रूपक है। इसमें 4 अंक हैं और यह रूपक अपूर्ण प्रतीत होता है। चारुदत्त एक निर्धन ब्राह्मण है जो अत्यधिक उदारचेता है। चारुदत्त और वसंत सेना नामक गणिका पुत्री के मध्य प्रेम हो जाता है। तो चारुदत्त और एक वसंत सेना नाम की गणिका है, गणिका पुत्री, तो इनके मध्य में प्रेम हो जाता है। राजा का साला वसंत सेना से हठपूर्वक प्रेम करता है, ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं। आपने जो है इसके बारे में जरूर पढ़ रखा होगा। तो राजा का साला है स्कार और वो जो ज़बरदस्ती उससे प्रेम करना चाहता है, परंतु जो वसंत सेना है वो उसे पसंद नहीं करती है और वह चरित्र संपन्न गरीब चारुदत्त के गुणों पर मोहित है। इस रूपक में गुणग्राहिनी वारवनिता वसंत सेना और निर्धन चारुदत्त, इनका जो आदर्श प्रेम है ये दिखाया गया है। इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। नंबर जो यहाँ पर 11 है अविमारक। यह क्या है, यह भी एक रूपक है और इसमें अंक है 6। इसमें प्राचीन आख्यायिका का नाटकीय रूप है जिसका संकेत कामसूत्र में प्राप्त होता है। इसमें अविमारक तथा राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम का वर्णन है और प्रणय का चित्रण अत्यधिक सुंदर और सरस है, अर्थात उनकी प्रेम कथा आप कह सकते हैं, वो इसमें दिखाई गई है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नंबर 12 में प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। यह भी क्या है, एक रूपक है और अंक है इसमें 4। इसमें कौशाम्बी के राजा उदयन का वर्णन है। राजा उदयन आखेट व्यसनी है। आखेट आप कह सकते हैं शिकार करना। उज्जैनी नरेश महासेन एक कृत्रिम हाथी के बहाने उदयन को बंधक बना लेते हैं। उदयन के मंत्री योगेंद्रायण को इस बात का ज्ञान होने पर वे अपने राजा को बंधन मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं और इसी आधार पर रूपक का नाम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण रखा जाता है। मंत्री योगेंद्रायण अपने बुद्धि कौशल से न केवल राजा को बंधन से मुक्त कराते हैं बल्कि राजकुमारी वासवदत्ता का छल पूर्वक अपहरण करवाने में भी सफल हो जाते हैं और यह रूपक मंत्री योगेंद्रायण की दृढ़ प्रतिज्ञा और कुटिल नीति का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। उसके बाद है यहाँ पर हमारा अंतिम में शपनवास दत्तम। तो महर्षि भासजौन के द्वारा ये 13वां नाटक है शपनवास दत्तम। इसमें अंकों की संख्या है 6। इससे प्रतिज्ञा योगेंद्रायण का उत्तरार्ध कहा जा सकता है। राजा उदयन अपने विरोधियों को मात देना चाहते हैं, इसलिए राजा दर्शक की सहायता नितांत आवश्यक है और मंत्री योगेंद्रायण ने एक योजना के द्वारा दर्शक को ठगने के लिए वासवदत्ता के आग में जलकर मर जाने की झूठी अफवाह फैला दी। इधर वह वासवदत्ता को दर्शक की बहन पद्मावती के पास वेश बदल कर रख देता है
और इधर पद्मावती के साथ वत्सराज का विवाह हो जाता है और एक बार स्वप्न में वासुदत्ता और उदयन का मेल होता है। उदयन को वासुदत्ता के मिलने की आशा बंध जाती है और वत्स विजय के बाद राजा और वासुदत्ता का मिलन हो जाता है। तो यह नाटक भास की नाट्य कला का चूड़ांत निदर्शन है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर भास के द्वारा ये 13 जो नाटक है ये लिखे गए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।